गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो मैकेनिज्म हमने पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद में दूसरी जो रिएक्शन थी, दूसरा टाइप एडिशन में था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले तो ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है। उस रिएक्शन में देखा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा था फर्स्ट स्टेप में, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रोफाइल की बजाय न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से सब्सटेंस या कैसे कंपाउंड शो करेंगे। तो याद रखना जिसमें इस तरह के कोई बॉन्ड्स हों, CO बॉन्ड हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, ठीक है। तो इस तरह के जो बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड्स क्या शो कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये आपको अभी याद रखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किन में प्रेजेंट होगा, CO, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उनमें क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो हो सकता है। और कुछ कंडीशन में ऐसे कंपाउंड्स भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन जनरली हमने एल्कीन के केस में, एल्काइन के केस में कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। और इन केस में भी कुछ कंडीशंस हो जाएं, कुछ साइड में ग्रुप्स ऐसे लग जाएं तो उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं इन्हीं की कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली हम पढ़ेंगे इस CO ग्रुप में, कार्बोनिल कंपाउंड में हम पढ़ेंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो ये कैसा होता है, चलिए वो पढ़ते हैं कि इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कैसे न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही शो क्यों करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है पहले तो वो पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोई हाइड्रोकार्बन है, CO ग्रुप है। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में इस पर कौन, जो फर्स्ट स्टेप मानते हैं इसमें ऐड होने की, उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन प्लस पर चला जाएगा और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक है, ये O माइनस। और अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के बाद में क्या अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इस तरह से ये एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका था और अभी इस ऑक्सीजन आयन पर इलेक्ट्रोफाइल भी आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाते हैं। लेकिन पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होने की वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो आप एक बात तो ये देख रहे होंगे कि इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस ऑक्सीजन की तरफ, इस तरह से इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हुई है। तब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हुई है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इधर हो रहा है और इस कार्बन पर जाकर कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। तो आपको ये भी याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कैसा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है, माइनस ई इफेक्ट देखने को मिलता है। आपने इलेक्ट्रोफिलिक में देखा होगा जिधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही थी इलेक्ट्रोफाइल उसी एलिमेंट पर जाके जुड़ चुका था, तो ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, प्लस ई इफेक्ट। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, माइनस ई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ हो रही है तो ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस, और न्यूक्लियोफाइल किस पे जाके जुड़ा है, इस कार्बोकेटाइन पे जाके जुड़ा है। तो कार्बोकेटाइन पे जुड़ने के बाद में ऑक्सीजनियम आयन इंटरमीडिएट बन जाता है और नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल O माइनस पर जाके जुड़ेगा और इस तरह से एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल को ही क्यों जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को भी तो अटैच कर सकते थे, पहले न्यूक्लियोफाइल ही क्यों जुड़ा। इलेक्ट्रोफाइल में भी हमारे पास क्वेश्चन था, क्योंकि वहां पर तो हम ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद में क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है उस रिएक्शन की क्या होगी, रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो न्यूक्लियोफाइल को जोड़े या इलेक्ट्रोफाइल को जोड़े। न्यूक्लियोफाइल ही पहले क्यों जुड़ता है, तो चलिए इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम ये कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, यहाँ पर R और ये H।
आप देख रहे हैं कि ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं R और H, ठीक है, तो एक बॉन्ड में 2 साइड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग है, 2 बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं और इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन का ऑक्टेंट कंप्लीट है कि नहीं, ये कार्बन का ऑक्टेंट कंप्लीट है, ओके। और आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ये लो ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेंट कंप्लीट है कि नहीं, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेंट कंप्लीट है। ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इसमें भी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेंट कंप्लीट है। चलिए इसके हम बाद में हम बात करते हैं कि आपको पता है जब बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ये पाई बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं बताओ, इसलिए हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से बहुत ज्यादा है। तो कार्बन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा होने से ये साइड इलेक्ट्रॉन जब डिस्कनेक्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए शिफ्ट करके देखते हैं। 2 में से एक बॉन्ड टूट चुका है और 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया इसके पास। क्यों आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है और इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हम लिख सकते हैं। और ये इस तरह से हम लिख रहे हैं R और ये क्या है H। तो मैं इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूं आपको, R और ये H और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब बताइए इधर इसमें इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। अब चलिए जो इनमें बॉन्डिंग है उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बनाइए। यहाँ दोनों में से 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट चुका है, एक बॉन्ड ही बचा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन पे हैं, 3 1 2 एंड 3। एक एक्स्ट्रा कैसे आ गया, वो पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ। क्यों हुए, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो चलिए अब हम कार्बन का ऑक्टेंट चेक करते हैं। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और चलिए ऑक्सीजन का चेक करते हैं। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ऑक्टेंट क्या कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8। दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। नो डाउट ये भी एक चार्ज एटम है, ये भी चार्ज, दोनों पर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज्यादा है, इस पर कम है, तो बहुत ही रिएक्टिव है। लेकिन कंपैरेटिवली रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन प्लस की या ऑक्सीजन माइनस की। तो आप देख रहे हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और डेफिनेटली ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से इसकी कंपैरेटिव स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, यानी रिएक्टिविटी बढ़ गई। ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से स्टेबिलिटी फील कर रहा है, इसके कंपैरिजन में ये स्टेबिलिटी फील कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होगी, किसकी ज्यादा हो रही है, कार्बन प्लस की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन प्लस की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज मोर रिएक्टिव। कार्बोकेटाइन क्या हुआ, ज्यादा रिएक्टिव हो गया यहाँ पर। तो अब इसके सामने दो चीजें रखी हुई हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये प्लस होने की वजह से खुद कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली किसको अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये कार्बोकेटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में जो जुड़ेगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पहले अट्रैक्ट हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, R C एंड H। और ये लो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया न्यूक्लियोफाइल और ये ऑक्सीनियम आयन, 3 लोन पेयर इस पर है। अब अगली स्टेप में ये ऑक्सीनियम आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा और ये उसको जोड़ लेगा। हमारा प्रोडक्ट फिर इस तरह से बनेगा। ये लो
इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल पहले क्यों जुड़ता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने की वजह क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अब आप लोगों को इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर में भी ये बात बहुत हेल्प करेगी कि कौन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए एक बात और याद रखना, यहाँ कार्बन पर इस वक्त जो हाइब्रिडेशन है वो कौन सा है, sp2। तो यहाँ पर इसमें बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री के आसपास है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है इस पर sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है, और sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के पास, यानी बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री से रिड्यूस हो जाएगा, 109 डिग्री के बाद सेट हो जाएगा। तो जब बॉन्ड रिड्यूस होते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो बहुत बड़े बल्कि ग्रुप हो, यदि पहले से ही कार्बन पर बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की साइज बहुत बड़ी है और यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये जुड़ने के बाद में स्टेबिलिटी फील नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल की एडिशन इजी नहीं होता। दो कंडीशंस में इजी नहीं होता, एक तो कार्बन पे पहले से बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हों, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये क्या हो, खुद बहुत बड़ी साइज में हो। तो उस दोनों केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसान नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पहले 120 डिग्री बॉन्ड एंगल था, आफ्टर एडिशन बॉन्ड एंगल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, 120 से 109 डिग्री आ गया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है वो डोमिनेट हो गया, वो रिपल्सन करने लगे आपस में। तो ये आपने एडिशन रिएक्शन के बारे में देखा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपने दो बातें देखी, न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, पहले में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, बाद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड क्यों होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कौन से कंपाउंड ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेंगे, कैसे कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजीली शो करेंगे। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए हम देख रहे थे कि ये डिस्कनेक्ट होता है इस तरह से, और ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो जितनी ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसको इस कार्बोकेटाइन को न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, इसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो की कंसेप्ट है वो ये है कि इस कार्बोकेटाइन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी होगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। या इन सब को हम बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड में जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी का मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे और इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी, उसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। बात एक ही है, पोलैरिटी बोल दो या कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी बोल दो, एक ही बात है। अगर इस कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है तो यूं समझिए कि इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि यहां पर अगर कार्बन से कोई ग्रुप लग जाए जो प्लस आई इफेक्ट शो करता हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दें, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन की जो डेंसिटी थी, जो कम हो चुकी थी, वो फुलफिल हो गई, यानी इसको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मिल चुका, पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसकी रिएक्टिविटी कंपेरेटिवली क्या हो गई, कम हो गई। और बड़ा ग्रुप मिल जाए, यानी एल्डिहाइड से भी दोनों तरफ लग जाए, एल्डिहाइड की बजाय कीटोन बना दे, दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट जुड़ जाए, दोनों तरफ इसको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप मिल गए, इसलिए कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, जो पोलैरिटी क्रिएट हुई थी, वो क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो गई, और कम हो गई। तो आपने देखा कि अगर मैं 3 मॉलिक्यूल इस तरह से बना रहा हूं, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि अब
इनमें तीनों में सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा? ये करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन न तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है। कार्बोकैटायन की डेंसिटी एज इट इज रहती है, जितनी होनी चाहिए उतनी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप जुड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिक नेचर शो करता है, जिससे ये प्लस चार्ज है या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो चुकी थी उसको ये बैकअप मिल गया है पीछे से, तो ये रिएक्टिविटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। और इस साइड से दोनों तरफ से दो प्लस आई ग्रुप लगने की वजह से, ये प्लस आई और ये प्लस आई ग्रुप की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मिल गया है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी जो कमी हुई थी उसको वापस इसने क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? और कम हो गई। तो याद रखने वाली बात यह कि यहाँ पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। किसके लिए? किसके रिगार्डिंग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो अब आपको ये देखना है कि अगर कोई ग्रुप लग जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी को और कम कर दे, यानी खींचने वाले ग्रुप लग जाए, तब तो क्या होगा? इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर सपोर्ट करने वाले ग्रुप लग जाए तो क्या होगा? रिएक्टिविटी घट जाएगी। और हम डिटेल से ये सब चीजें कहाँ पढ़ेंगे? जब हम एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल से हम बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने देखा एडिशन रिएक्शन दो तरह की थी, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए नोट कीजिए, इसके बाद में हम अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अब एडिशन के बाद में अब हमने देख रहे हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और पढ़ते हैं। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या? एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेट होगा कुछ, कोई भी ग्रुप है, कुछ सब्सटेंस से बाहर निकल जाएंगे, कुछ एटम बाहर हो जाएंगे, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आपको सिंपल सी एक एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके दिखा रहा हूँ। एच 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 और यहाँ पर मैंने Cl या X कुछ लिखा। इमेजिन कीजिए यहाँ से Cl और H को मैं एलिमिनेट कर दूं, बाहर निकल जाए, तो उस केस में Cl और H जब बाहर निकलता है तो एक वैलेंसी यानी इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ से क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। यहाँ से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी और क्या बनेगा? इस तरह से ये दो हाइड्रोजन इस पर रह जाएंगे और ये दो हाइड्रोजन इस कार्बन पर रह जाएंगे। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन निकलने के बाद इन दोनों की वैलेंसी क्या हो गई? खाली हो चुकी है और आपस में बॉन्ड बना करके क्या होंगे? एक अनसेचुरेशन क्रिएट करेंगे। तो ये वैकेंट वैलेंसीज हैं, ये HCl निकलने के बाद में आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट एडिशन का उल्टा होती है। इसमें होता क्या है कि पहले कोई ग्रुप एलिमेंट निकल जाते हैं, निकलने के बाद में अनसेचुरेशन क्रिएट होता है। तो ये तो श्योर हो गया कि एलिमिनेशन रिएक्शन 1-2 पोजीशन पर जब एलिमिनेशन होगा तो अनसेचुरेशन क्रिएट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में किस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसी रिएक्शंस में होता क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, E1 और E2। एक होता है E1CB, हम मेन इन पे दो की बात करते हैं, E1 और E2। जैसे हमने SN1 और SN2 पढ़ा थी वैसे ही E1 और E2 है। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एलिमिनेशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने बात किया था कि सब्स्टिट्यूशन में SN1 में टर्सरी एल्काइल हैलाइड काम कर रही थी, ठीक है, उन पर ये इफेक्टिव था। इसी तरह से E1 में भी क्या होगा? टर्सरी एल्काइल हैलाइड या टर्सरी कंपाउंड होने चाहिए जिसमें एलिमिनेशन इजीली होगा। और उसमें हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। इसमें भी वैसे ही सब बनेगा। तो अब चलिए देखते हैं इसमें एलिमिनेशन होता कैसे है। तो एलिमिनेशन के लिए कंडीशन पहले याद रखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आपको कंडीशन से दे सकता है कि कोई भी अल्कोहलिक है, अल्कोहल है C2H5OH, ये बेसिक मीडियम में अल्कोहलिक KOH, ये अच्छा एक एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से सोडियम NaNH2, तो ये जो जितने भी जैसे NH2 माइनस ये है, OH माइनस से भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें अल्कोहलिक या यूँ कहें इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एथॉक्साइड हुआ, NH2 माइनस हुआ, ये अल्कोहलिक KOH हुआ,
ठीक है, ऐसी कंडीशन आपको लिखी हुई मिल जाए तो आप समझना कि आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। तो चलिए E1 में होता कैसे और E2 में कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे ये मैंने एल्किल हैलाइड लिखा CH3 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 और Cl, कंडीशन दे दी, स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया। तो पहली स्टेप में क्या होगा, ये एलिमिनेट करेगा Cl, CH3 CH3 एंड प्लस चार्ज और Cl माइनस निकल चुका। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। कार्बोकेटाइन बनने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, सेकंड स्टेप में मैं इसको ऐसे दिख रहा हूँ, ये प्लस और ये क्या होगा, नेबरिंग कंडीशन से क्या होगा, ये बेस क्या करेगा, OH माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ OH माइनस, इस H प्लस को बाहर निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, H प्लस इस बेस के साथ निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो गया H का। ये प्लस और ये माइनस चार्ज आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से क्या होगा, अनसेचुरेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ Cl निकल चुका था, अभी क्या निकल चुका है, H निकल चुका है, H2O बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया, एल्कीन। तो आपने देखा इस रिएक्शन से, अगर मैं इस पर सीधा बताता हूँ तो एक तो Cl यहाँ से निकला और इसके पास वाली पोजीशन से क्या निकला है, H, और ये क्या हुआ है, अनसेचुरेशन क्रिएट हुआ है, एल्कीन बन चुका है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, E1 मैकेनिज्म या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये E1 मैकेनिज्म से हुआ है। इस मैकेनिज्म में क्या बना है, कार्बोकेटाइन बना है, और कार्बोकेटाइन बनता है तो आपको पता है क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी के लिए इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर 1-2 शिफ्टिंग से, हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग से अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो पहले हम वो बना लेंगे। ठीक है, वो बना लेंगे। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं E2 मैकेनिज्म की। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है वो देखते हैं। तो E2 मैकेनिज्म में क्या होगा कि जनरली प्राइमरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में E2 मिलता है, और वो कैसे मिलता है देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह से आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। H H C H एंड ये लीजिए Cl और R ऐसे लिखा। ठीक है, इसमें मैं एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NH2 लेके आता हूँ। ये E2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे SN2 एक स्टेप में हो रही थी, ये भी एक स्टेप में हो रही है, उसमें इंटरमीडिएट क्या बना था, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, H प्लस को बाहर निकालने की। तो ये क्या होगा, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इसमें इस तरह से। ठीक है, यहां से ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये H किससे जुड़ रहा होगा, इस बेस से जुड़ रहा होगा, NH2 माइनस, इससे ये जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। ठीक है, ओके, इधर ये Cl टूट रहा है इस तरह से, ये निकलने की टेंडेंसी है। SN1 में तो Cl इजीली निकल गया था, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है स्टेबल। ये Cl इसमें टर्सरी तो नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे निकल रहा है, तभी ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। Cl निकल रहा है, और जब निकलेगा इसका, ये निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे इसकी तरफ। ठीक है, और ये निकलने के बाद में इसका, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपस में, इसके इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जब निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए ये टूट रहा है, निकलने की टेंडेंसी रख रहा है। ठीक है, तो और इधर से निकलेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम यूं कर सकते हैं, इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड बनने की कंडीशंस आ रही हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। H किसके साथ निकल रहा है, NH2 माइनस के साथ। Cl कैसे निकल रहा है, Cl माइनस के साथ। जब ये H, ये वाला H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। प्लस माइनस क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे समझिए आप। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा NH3 के फॉर्मेट में, ये Cl बाहर निकल गया माइनस के फॉर्म में, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो ये अनसेचुरेशन क्रिएट हो गया, और ये क्या बन गया, यहाँ पर मैंने H लिखा, तो यहाँ पर भी मैं H लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी H था, ये H और ये H रह गया। इस तरह से एल्कीन बन जाती है। ये स्टेप क्या होगी, E2 मैकेनिज्म की स्टेप होगी। इसमें इस H के साथ ये क्या बना रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है, और इन दोनों के बीच में ये पार्शियल पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। ये कंडीशन क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, जहाँ जैसा था वहाँ पर वैसे ही होता है। तो ये आपने देखा। तो इन दोनों एलिमिनेशन में आपको जो याद रखने वाली बात वो है कि एलिमिनेशन होने के बाद में जो एल्कीन्स बनती हैं वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनती है या फिर हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग बनती है। तो सेटजेफ रूल और हॉफमैन रूल क्या है, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। सेटजेफ रूल,
सेटजेफ रूल क्या होती है, ये बोल रहा है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, ये E1 और E2 दोनों में आपको देखने को मिलेगा। सेटजेफ रूल E1 और E2 दोनों मैकेनिज्म में होता है, ठीक है। इसमें देखिए इधर CH3, यहाँ लिख रहा हूं मैं CH2 CH और यहाँ Cl एंड CH3। कंडीशन मैंने डाली एल्कोहलिक KOH C2H5OH प्लस KOH। ये कंडीशन एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, Cl तो निकलेगा यहाँ से, या तो मैं H यहाँ से निकालूं तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर मैं H यहाँ से निकालूं तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पहले कंडीशन में क्या करता हूं, इन दोनों से मैं एल्कीन बनाता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो 2 ब्यूटीन बनता है, ब्यूट टू इन बना। एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ दोनों से Cl यहाँ से निकल रहा है, H यहाँ से निकल रहा है, तो एक कंडीशन ये बन सकती थी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो अब देखिए अगर ऐसी कंडीशन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन में इस तरह के, तो मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूट 2 इन होगा या ब्यूट 1 इन होगा। तो सेटजेफ रूल अप्लाई करेंगे। सेटजेफ रूल ने बोला है कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो इस पर देखिए इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इधर कुछ नहीं लगे हुए, 2 H लगे हुए, इधर एक तरफ क्या लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इस पर है। तो मेजर प्रोडक्ट या जो स्टेबल एल्कीन्स होगी वो कौन सी होगी, ब्यूट 2 इन। इट मीन्स दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। तो जब भी आप एल्कीन बना रहे हो, किसी भी तरीके से एल्कीन बन रहा हो, तो देखना कि सब्स्टिट्यूटेड नंबर ज्यादा हो, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को आप बनाइए, ताकि वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट आपको पहचान में आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूल को हम बोलते हैं सेटजेफ रूल बोलते हैं, ठीक है। एक हॉफमैन क्या होता है, हॉफमैन रूल, हॉफमैन सेटजेफ का जस्ट उल्टा होता है। ये बोल रहा है कि मिनिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ये कंडीशंस कब लागू होती है ये देखना, ये या तो E2 में, तो E2 है ये वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग भी देता है और हॉफमैन के अकॉर्डिंग भी देता है, या फिर E1CB कॉन्जुगेटेड, ठीक है। इस दो तरह की मैकेनिज्म में हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एल्कीन्स बनती हैं। अनसैचुरेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, ये तो है फिक्स है कि आपको एल्कीन बनानी है, अनसैचुरेशन क्रिएट करना है। तो ये हॉफमैन रूल क्या बोलता है, सेटजेफ का जस्ट उल्टा है। क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स बन रही है सेटजेफ में, इसमें क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है वो ज्यादा बनेंगे, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है वो देखते हैं। या तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए जैसे F, NO2, CN, इस तरह के कोई ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा कि मिनिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स ज्यादा बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ CH3 CH2 CHF, ओके, और यहां लिखा हूं CH2 और H, ये चलो मैं पूरा CH3 लिख देता हूं, CH3। आपकी कंडीशन दे दी NH2 माइनस, ठीक है, ये आपको ये कंडीशन दी है। तो F निकलने के बाद में H कहां से निकलेगा, HF निकलेगा, या तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा। तो इस केस में हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनना है, तो आप लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अदरवाइज क्या बनता, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड बनना है। इसमें क्या बनना है, मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग बनना है। या फिर क्या हो कि कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, देखते हैं, बात करते हैं इस तरह से। CH3 CH3 CH Cl और CH3, ये एक ग्रुप है। यहां से Cl और यहां पर डबल बॉन्ड, ये शिफ्टिंग होकर के यहां पे ऐसा आ सकता है। लेकिन जो एलिमिनेट करने वाला जो अटैकिंग रिएजेंट है वो भी बल्कि है, CH3 CH3 CCH3O माइनस, ये बेसिक मीडियम में अल्कोहल था, बेसिक मीडियम में आपने लिया, तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये एलिमिनेटिंग एजेंट है। तो ये क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अंदर तक अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ये बाहर से साइड में निकालना चाहेगा, यानी हॉफमैन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। उस केस में यहां से HCl निकलेगा और प्रोडक्ट हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा
तो ये हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसमें टर्मिनल या यूं कहीं किनारे वाली एल्कीन्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। E1, E2, E1, CB। मेन E1, E2 है। E1 में टर्सरी एल्काइल या ऐसे प्रोडक्ट जिसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन इजीली बनता हो तो क्या दिखाते हैं E1, और बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो जनरली कौन सी मैकेनिज्म से होता है, E2 से होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एल्किल हाइड में 2-3 एग्जाम्पल देखें। इस तरह से आप चाहे तो एल्कोहल में भी हम देख सकते हैं। एल्कोहल का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। एल्कोहल में एलिमिनेशन होता है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। जैसे आपने लिखा CH3, CH, OH एंड CH3। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो ये कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ से अटैक करके H+, इस तरह से CH3, CH, OH और ये प्लस चार्ज और ये CH3, ये बाहर निकल गया H2, ये कार्बोकेटाइन बना। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे सीधे CH3, CH एंड CH3+। तो अब यहाँ से या तो इस साइड से या इस साइड से H+ बाहर निकलेगा और ये दोनों के बीच में क्या होगा, अनसेचुरेशन होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 और क्या निकल गया, H+। तो ये देखिए एल्कीन बन रहा है। तो ये भी सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग ही एल्कीन बनता है। तो इस तरह से इस एलिमिनेशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एमीन्स, इनमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बारी बारी से सारी रिएक्शंस देखेंगे। तो जब भी एलिमिनेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एल्कीन बनते हैं। ये हमने मैकेनिज्म देखी। तो हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देखी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। उसमें सब्स्टिट्यूशन में भी 2 तरह के, SN1, SN2, एक इंटरनल सब्स्टिट्यूशन। फिर ये क्या देख लिया हमने, एलिमिनेशन देखा। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको फोकस करना है। तो ये इस तरह से हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और उनका जनरल मैकेनिज्म का एक परफॉर्मा आपको बताया मैंने। अब हम चैप्टर वाइज अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे, डिटेल से चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं। थैंक यू।